हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ये पार्ट 1। इस चैप्टर रूलर्स और बिल्डिंग्स के अंदर हम बहुत सारे मंदिरों की विशेषता और मस्जिदों के निर्माण की कहानी को जानने वाले हैं कि वो कैसे कैसे बने हैं। फिगर 1 के अंदर आपको बालकनी बताई जा रही है, कुतुब मीनार की पहली बालकनी। देखिए फिगर के अंदर ये है वो पहली बालकनी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार को 1199 में बनवाया था। ठीक है, अब हमें पैटर्न्स देखने हैं जो इस बालकनी के अंदर बने हैं। छोटी छोटी सी ये आर्क बनी हुई है कितनी सारी, और किस प्रकार का ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। इस बालकनी में 2 इंस्क्रिप्शन के बैंड भी दिखाई दे रहे हैं। सोचिए उस जमाने में इतनी ऊंचाई पे इंस्क्रिप्शन को लेके जाना कितना बड़ा काम है। बहुत ही कम लोग कर पाते होंगे, सिर्फ स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ही इस काम को कर पाते होंगे, है ना। अब देखिए 800 साल पहले, करीबन 800 ईयर्स एगो, जो बिल्डिंग्स थी वो स्टोन और ब्रिक की नहीं बनती थी। बहुत ही कम बिल्डिंग्स हुआ करती थी जो पत्थर या ईंट की बनती थी। लेकिन आज के टाइम हर एक बिल्डिंग में पत्थर लग रहा है, ईंटें लग रही हैं, तो हमारे लिए तो ये बात नॉर्मल होती है। लेकिन अब आप बताइए कि उस जमाने में जब ये कुतुब मीनार बना होगा 13वीं सेंचुरी के लोगों को कैसा फील होता होगा ना। उनको तो ये बिल्कुल अजूबा लगता होगा कि इतनी ऊंची मीनार कैसे बन गई, इसमें कैसी कारीगरी है, कैसी नक्काशी है। हालांकि आज के लोगों के लिए इतना बड़ा अजूबा नहीं है, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके माध्यम से हम ईंट पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और तरह तरह के टूल्स आ चुके हैं। लेकिन पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, तो पहले ये बहुत बड़ी चीज मानी गई होगी। Between 8th and 18th century, kings and their officers built two kinds of structure. देखो 8 से लेके 18th सेंचुरी तक जो किंग और उसके ऑफिसर हुआ करते थे वो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाए करते थे। हम पढ़ेंगे उन 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक बार उससे पहले देख लेते हैं कि कुतुब मीनार के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला है, और यहाँ पर जो पेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन आपने देखा पहली बालकनी के अंदर, ठीक है, और द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो पहली मंजिल है आप ये कह सकते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और बाकी सारा कंस्ट्रक्शन क्योंकि कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी तो 1229 में इल्तुतमिश इसके दामाद से, सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के और स्लेव भी थे, इन्होंने 1229 में करवाया था। और बहुत सारे ईयर्स में जो आते गए तो उसमें क्या हुआ, ये बिल्डिंग डैमेज हो गई क्योंकि बिजली कड़कती थी, कभी अर्थक्वेक्स आ जाते थे, भूकंप वगैरह। तो इसका जो रिपेयरिंग का काम था वो अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी जैसे शासकों ने करवाया था। ये सारे कहाँ के हैं? दिल्ली सल्तनत के हैं, क्योंकि मैं आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों ही लोगों को अच्छे से, दोनों ही डायनेस्टीज के लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब हम बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, तो कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हो सकती हैं जो दिल्ली सल्तनत के लोगों की थी, कुछ बिल्डिंग मुगल वंश के लोगों की हो सकती हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, पहला वंश है ये कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। देखो जैसे कि हमने कहा बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स 2 प्रकार के होते थे। तो पहली कैटेगरी के अंदर आते थे किले, महल, गार्डन जहां पर राजा रहता था वो गार्डन, और राजा की कब्र। ये सब पर्सनल चीजें होती थी राजा महाराजा को, मतलब पैसे वाले लोगों की, काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होती थी। दूसरी कैटेगरी के अंदर जो होते थे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते थे जो पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाए जाते थे, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, कुएं, टैंक, धर्मशाला बनवा दी या बाजार बना दिए। किंग से उम्मीद की जाती थी कि वो अपने लोगों की, अपने प्रजा की देखभाल करेगा, और किंग ये सब दिखाने के लिए टैंक, कुएं इनका निर्माण करवा देता था, और फिर लोग क्या करते थे? उसकी तारीफ करते थे। बस यही तो राजा चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और भी लोगों के द्वारा करवाई जाती थी, जैसे कि मर्चेंट्स के द्वारा।
अमीर व्यापारी अपने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को बनवाते थे, जैसे अपने लिए हवेलियां बनवाना। लेकिन हमने ये देखा है कि हमें जो हवेलियों के वो मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो 18th सेंचुरी से ही मिले हैं। लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, आगरा किले के लिए देखो कितनी लेबर लगी। अकबर ने बनाया था आगरा फोर्ट, ठीक है, ये आगरा में ही है, आगरा का किला बोल सकते हो उसे आप। स्टोन कटर्स 2000 लगे, करीबन 2000 लगे सीमेंट एंड लाइम मेकर्स, और करीबन 8000 लेबर कुल मिला के यहाँ लगी। तो सोचो कितने ज़्यादा लोग इस आगरा फोर्ट को बनाने में लगे थे, और इस प्रकार के कितने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अब तक बन चुके हैं। तो आज के टाइम के लिए ये चीज़ें सोचना करना बहुत आसान है, लेकिन उस जमाने में ये चीज़ें सोचना ही बहुत बड़ी बात होती थी कि हम ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं, और लोगों ने तो बना के ही दिखा दिया, और ऐसा बना है कि आज तक हम लोग उसे देख पा रहे हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये इंजीनियरिंग अभी कुछ सालों में इतना फेमस हुआ, लोग बीई करते हैं, बीटेक करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के साथ, और उनमें से एक ब्रांच आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग भी होती है। अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा से पूछिएगा। लेकिन उस टाइम पे तो ये टेक्नोलॉजी वर्ड नहीं था, ना इंजीनियरिंग स्किल्स की कोई बात करता था, लेकिन फिर भी इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बना के लोगों ने रख दिए। आज भी हम लोग उन्हें देखते ही हैं, है कि नहीं? तो उन्हीं इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो केवल डिग्री और किताबों से नहीं आती। पहले के लोगों ने न डिग्री ली रखी थी, न किसी स्कूल या मदरसे में इनकी पढ़ाई की थी, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी नक्काशी के साथ इतनी अच्छी डिज़ाइन वाले मॉन्यूमेंट्स हम लोगों के लिए तैयार करे। आज भी हम वहाँ पर घूमने जाते हैं। सो देखिए, monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof for example. चलो छत की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी छत बनाने के लिए हम 4 दीवारें बना के उस पे कोई भी स्टोन की स्लैब लगा सकते हैं, तो आपकी छत बन जाएगी। आपको ऐसा ही लगता होगा, बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन कि टास्क बहुत डिफिकल्ट होगा कब? जब हमें बहुत ही बड़ा कमरा बनाना हो और सुपर स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, रानी जी की बावरी और द क्वींस स्टेपवेल, काफी फेमस है, ये बूंदी राजस्थान में है। ये अपने टाइम की लार्जेस्ट है among 50 stepwells that were built to meet the need for water. Known for its architectural beauty, the Bauri was constructed in 1699 Common Era by Rani Nathavat जी, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। तो राजस्थान के राजा अनिरुद्ध सिंह बूंदी की पत्नी रानी नथावत जी ने ये रानी जी की बावरी का निर्माण करवाया था। ये स्टेप वेल होता है, कुआं होता है, और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, सीढ़ियां होती हैं कुएं में जाने के लिए, पानी भरने के लिए। 1699 में इसका निर्माण हुआ। काफी फेमस है क्योंकि इसका जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका। 7th और 10th सेंचुरी आते आते आर्किटेक्ट्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा कमरे, डोर और विंडोज अपनी बिल्डिंग में बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रूफ्स, डोर्स एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ज। ये जो स्टाइल होती है जिसमें हम 2 वर्टिकल कॉलम्स के बीच में एक क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम लगा देते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को बोला जाता है ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ज। Between 8th and 13th century, the Trabeat style was used in the construction of temple, mosque, tomb and in buildings attached to large step wells, जिनको बाउली बोला जाता है। फिगर 2A के अंदर आप देखिए, स्क्रीन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। ये कुवत अल इस्लाम मॉस्क की आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है फिगर 2A में।
दिल्ली के अंदर। और 2B में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्बेल्ट टेक्निक है, जिसको कंस्ट्रक्शन के यूज में किया जाता है स्क्रीन के, मतलब इस तरह से। और ये कुछ इस प्रकार का शेप होता है, ये तो वर्टिकल होती हैं और ये एक हॉरिजॉन्टल बीम होती है। सो अब हम देखने वाले हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। दी कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है, 1999 में बनाया गया था राजा धंगदेव के द्वारा, जो कि चंडेल वंश के थे। फिगर 3B के अंदर हमें दिखाया जा रहा है ये टेम्पल का नक्शा है, ठीक है। इस टेम्पल का जो गेट है काफी ज्यादा हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। एंड इसका जो हॉल है, जिसको महामंडपा कहा जाता है, जहां पर डांस परफॉर्मेंस हुआ करती थी। जो मेन मूर्ति है चीफ डेटी की, उसको श्रेणी के अंदर रखा जाता था, मेन श्रेणी के अंदर, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। ये या मतलब जैसे आप ये मंदिर है तो आप यहाँ से मंदिर में घुसोगे और इसके ठीक नीचे एकदम अंदर साइड यहाँ होगा गर्भगृह, ठीक है, जहां पर सिर्फ पुजारी या थोड़े कोई होता है ज्यादा अमीर, आजकल तो यही देखा, जो अमीर लोग हैं वो अंदर जाके पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज रेलिंग्स बना दी जाती हैं, ऐसे रेलिंग्स, और आप बाहर से ही बाकी लोग आम आदमी पूजा कर सकते हैं इस एरिया में खड़े होके। और यहाँ गर्भगृह के अंदर कौन होते हैं? मेन भगवान होते हैं। सो ये वो जगह है जहां पर जो राजा हैं वो वर्शिप किया करते थे, सिर्फ राजा ही वर्शिप किया करते थे, और राजा से जुड़े उनके फैमिली और उनके पुजारी। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। तो ये खजुराहो एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है कंदरिया महादेव टेम्पल, जहां पर आम आदमी का आना, उसकी एंट्री अलाउ नहीं थी। टेम्पल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छे से इसे कार्व किया गया है, डेकोरेट किया गया है। अब फिगर 4 में हम देखेंगे राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो कि थंजावुर के अंदर है। इसका जो शिखर है, देखो इस चीज को कहते हैं शिखर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो टेम्पल भी। ये काफी लंबा है, इस जमाने के जितने भी टेम्पल रहे उनसे सबसे ज्यादा ऊंचाई पे इसका शिखर है। ये फिगर 4 ये है वो टेम्पल। तो ये इसकी जो ऊंचाई है फिगर में नहीं समझ में आ रही, लेकिन बहुत ज्यादा ये ऊंचा है और अपने टाइम में सबसे ही ऊंचा है ये। इस तरह के जो ऊंचे ऊंचे मंदिर के शिखर होते हैं वो बनाना उतना इजी नहीं होता था वो भी उस टाइम में, क्योंकि जो पत्थरों का यूज किया गया है वो 90 टन के हैं, और ऊपर तक ले जाना शिखर के, वो भी खुद से उठा के, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी उस टाइम पे जो आपको हेल्प करे। आज के टाइम पे तो बहुत तरह तरह की मशीन्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्रेन्स वगैरह है, लेकिन उस टाइम ऐसी चीजें नहीं थी। सो द आर्किटेक्ट्स built an inclined part to the top of the temple, placed the boulder on rollers and rolled it all. तो एक ऐसे inclined path बनाते थे, ठीक है, और वहीं से ये पत्थरों को रोल करते करते ऐसे ऊपर लेके जाते थे और फिर मंदिर का निर्माण होता था। और ये जो पाथ बनाते थे started more than 4 kilometer away so that it would not be so too steep. और ये और बहुत मतलब ज्यादा लंबाई, देखो मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो चीज ऐसे पाथ बनाते थे ना, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक है, और मैं एक सीढ़ी लगाऊं यहाँ के लिए जो ऐसी है, तो यहाँ पर आपके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये स्टीप है। लेकिन जितना ज्यादा मैं ऐसे फैला के बनाऊंगी उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा, गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बहुत दूर से ये बनाया जाता था रास्ता, 4 किलोमीटर दूर से, ताकि जो चढ़ाई है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इनको अकेले नहीं चढ़ना, अपने साथ हैवी हैवी पत्थर को लेके ही चढ़ना रहता था, ठीक है। अब आगे देखेंगे। But the residents of the area remember the experience of the construction of a temple for a long time. अब इतने बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, ठीक है, तो इनको बनाना बड़े कठिन था, लेकिन इनको देखना ना अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग चीज होती थी उस टाइम में। तो वहाँ की जो आम जनता थी, जो रेसिडेंट होते थे, वो भूल नहीं पाते थे कि अच्छा ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसे ऐसे पाथ बनाया गया था, 4 किलोमीटर दूर तक बड़े बड़े पत्थर लेके जाते थे लोग, ऐसा। Even now a village near temple is called
चारुपल्लम द विलेज ऑफ इंकलाइन। और इसीलिए आज के टाइम पर भी इस मंदिर के पास एक विलेज है जिसका नाम है चारुपल्लम, और इसका मतलब होता है विलेज ऑफ इंकलाइन, क्योंकि इंकलाइन पाथ बनाया गया था वहां तक इस मंदिर को बनाने के लिए। सो आपको क्या लगता है, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन शिखर ऑफ द टेम्पल, जो दो टेम्पल मैंने आपको बताए, पहला कंदरिया महादेव का और दूसरा ये राजा राजेश्वर टेम्पल थंजावुर का, इनके शिखर में क्या अंतर है ये आपको बताना है। कैन यू मेक आउट दैट शिखर ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल। तो कंदरिया महादेव से ये राजा राजेश्वर टेम्पल 2 गुना ज्यादा ऊंचा है। देखो, 2 प्रकार की टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स हमने देखी 12th सेंचुरी के अंदर। पहली ये कि जो वेट होता था सुपर स्ट्रक्चर का, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर, वो कई बार क्या होता था, उसको आर्चेस के द्वारा संभाला जाता था। मतलब आर्चेस दरवाजे और खिड़कियों का जो बोझ है वो उठाती थी। ठीक है, ये क्या है, इसको आर्क ही बोला जाएगा। एंड इस प्रकार के जो आर्किटेक्चरल फॉर्म होता था उसको आर्कवेट कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक तरीका पढ़ चुके हैं, कमेंट में बताइए जरा कौन सा था। तो इसको क्या बोला जाता है, आर्कवेट। अ ट्रू आर्क, the keystone at the center of the arc transfer the weight of the superstructure to the base of the arc। तो ये क्या है, अपनी ये आर्क है। ठीक है, अब ये है कीस्टोन यहाँ पर मेन, और इसने पूरे ऊपर के स्ट्रक्चर के जो वजन है उसको सारी जगह पे बांट रखा है, क्योंकि कोई भी एक साइड ज्यादा हो गया तो बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी, तो इस तरीके से इसने डाल रखा है। और दूसरा देखिए कि यहाँ ये अलग अलग पत्थर पहले लगाए गए हैं, फिर उसके ऊपर से इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली इन पत्थरों को लगाया गया है। इस स्टाइल को आर्कवेट स्टाइल कहते हैं, आपको बस इतना नाम से याद रख लो। सेकंड चीज, लाइमस्टोन सीमेंट को देखा गया है कि इसका जो यूज है काफी बड़ा, और ये काफी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट रहता है लाइमस्टोन वाला, which when mixed with stone chips hardened into concrete। जब ये लाइमस्टोन सीमेंट किसके साथ मिल जाता है, पत्थर की चिप्स के साथ मिल जाता है, छोटे छोटे कणों के साथ, तो काफी ज्यादा कंक्रीट जितना हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये भी एक ट्रू आर्क है। अलाई दरवाजा है, ये अलाई दरवाजा कहाँ बना हुआ है, कुवत अल इस्लाम मॉस्क में बना हुआ है, दिल्ली के अंदर। तो ये जो हार्ड हो जाता है लाइमस्टोन सीमेंट, इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है लार्ज स्ट्रक्चर्स का, वो जल्दी हुआ है और आसानी से हुआ है, और वो इतना मजबूत है कि आज भी हमें उसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिगर 6 में, यानी इस फिगर में आप देखेंगे एक पेंटिंग, ये अकबरनामा से ली गई है। ये कंस्ट्रक्शन दिखा रही है वाटर गेट का आगरा के किले के अंदर। तो देखिए ये इस प्रकार से ये लोग, कोई हथौड़ा मार रहा है यहाँ पर, ये ऊपर कुछ सामान को पहुंचा रहे हैं, तो इस प्रकार से गेट का निर्माण हो रहा है, और ये आर्क वाला ही गेट है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, नाउ वी विल सी बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। मॉस्क और टेम्पल्स को बहुत ही खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट करा गया था, क्योंकि ये वर्शिप की प्लेस थी, और ये इसलिए भी बनाए जाते थे मॉस्क और टेम्पल्स, ताकि एक पावर शो कर सके राजा। जितने बड़े टेम्पल होंगे, जितनी बड़ी मस्जिदें होंगी, उतनी ही ज्यादा पावर और वेल्थ दिखेगी एक राजा की। ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल। अभी मैंने आपको दिखाया था थंजावुर का राजा राजेश्वर टेम्पल, जो काफी ऊंचा था, जिसका शिखरा, उसका एग्जाम्पल देते हैं। An inscription mentioned that it was built by King Raja Rajadeva for the worship of his god Raja Rajeshwaram। तो वहां पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा है कि ये मंदिर राजा राजेश्वर के द्वारा बनाया गया है अपने भगवान
राजा राजेश्वरम के लिए। तो मतलब आप देख रहे हो नाम एक जैसे ही है, भगवान का नाम राजा राजेश्वरम और राजा का नाम राजा राजेश्वर। तो आपने भी ये चीज देखी कि रूलर और उनके भगवान का नाम कितना सिमिलर है। यहाँ पर जो किंग ने कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेने की कोशिश करी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऑस्पिशियस है, पवित्र है, और वो अपने आप को भगवान जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजादेवा ऑनर्ड एनदर राजा राजेश्वरम। तो वो अपने आप को भगवान दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वर्शिप के द्वारा एक भगवान जो कि खुद राजा है, राजा राजादेवा, वो दूसरे भगवान राजा राजेश्वरम की वर्शिप कर रहा है। लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. The other lesser deities in the temple were gods and goddess of the allies and subordinates of the rulers. तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे उनका निर्माण राजा ने करवाया था, लेकिन जो छोटे टेम्पल्स थे और जो दूसरे भगवान वगैरह थे उनकी पूजा कौन करते थे? जो राजा से छोटे थे, सबऑर्डिनेट थे या राजा के काम करते थे। The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temple, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. तो ये टेम्पल एक ऐसा मिनिएचर मॉडल दिखा रहा है पूरी दुनिया का, जहां पर राजा है, उसके नीचे या उसके साथ काम करने वाले लोग हैं। देखो मेन तो इसमें राजा ही रहेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, पैसे से भी और वैसे भी। तो उसका एक भगवान है उनके, तो वो सबसे ऊपर भगवान है, बाकी जो दूसरे लोग हैं उसके एलीज हैं उनके भी भगवान वहां रह रहे हैं। तो एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर भगवान का राज चल रहा है अर्थ के ऊपर। अब देखो जो मुस्लिम सुल्तान और पातशाह रहे उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि वो भगवान के अवतार हैं, बट जो पर्शियन कोर्ट के क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने सुल्तान को भगवान की परछाई के रूप में बोला है। एक इंस्क्रिप्शन है कुवत अल इस्लाम मॉस्क का जो एक्सप्लेन करता है कि दैट गॉड चोज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड दी क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। तो यहाँ बोला जा रहा है क्रॉनिकलर के द्वारा कि अलाउद्दीन को भाई भगवान ने चुना है क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज है मोसेस और सोलोमन की, जो कि ग्रेट लॉ गिवर रहे। और यहाँ पर बोला गया कि भगवान खुद ही सबसे महान लॉ गिवर है और आर्किटेक्ट है। उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है और ऑर्डर और सिमेट्री को इंट्रोड्यूस किया है। फिगर 7 के अंदर आपको जामा मस्जिद का प्लान दिख रहा होगा। ये जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। इनके नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपने नाम के ऊपर 1650 से 1656। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा सा आपको दिखाया जा रहा है एरिया, ये वाला एरिया है। यहाँ पर पानी का जो टैंक रहता है वो, और किबला हमने से पहले पढ़ा है। किबला का मतलब यही रहता है कि ये लोग जो अपनी नमाज पढ़ते हैं ये मक्का की तरफ फेस करके पढ़ते हैं, और इंडिया में जो मक्का की तरफ अगर आपको फेस करना है तो वेस्ट की तरफ आपको देखना होगा। तो वेस्ट इस तरफ है, तो ये इधर ही फेस करके मॉस्क में ये जो चीज है फिर ये उसी साइड बनाई जाएगी जहाँ वेस्ट है, सो दैट लोग इधर ही फेस करके अपनी नमाज पढ़ सके। यहाँ लिखा भी है देखिए, डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का। देखो नए नए वंश आते थे पावर में, हर राजा चाहता था कि उसका जो मॉरल राइट है राजा बनने का, इस पे वो एम्फसाइज दे सके, जिसके लिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनवाता था, जिससे वो प्रोक्लेम कर पाता था कि उसके कितने ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है भगवान के साथ। ऐसी जगह जहां पर पॉलिटिकल चेंजेस बार बार हो रहे हैं वहां पर ये सब प्रोक्लेम करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमने बहुत जगह देखा कि ये जो रूलर्स थे ये पैट्रोनेज भी ऑफर करते थे, जो पढ़े लिखे विद्वान साधु संत होते थे या बोल लीजिए सूफी सेंट्स होते थे इनको, ठीक है, and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm। और ये क्या कोशिश करते थे कि अपनी राजधानी और सिटीज को इतना अच्छा कल्चरल सेंटर बना दे कि लोग उनकी वाहवाही करें, उनकी जो फेम है वो दूर दूर तक पहुंच जाए उनके शासन की।
उससे पहले थोड़ा यहाँ देखते हैं, बॉक्स में लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हम सभी जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, लेकिन बात अलग है कि कोई भी इस बात को समझता नहीं है, खुद पे अप्लाई नहीं करता। हम लोग ऐसे राइटिंग कंपटीशन में तो 4-4 पेज भर देते हैं, पानी बचाओ, नल खुला मत छोड़ो, लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं कर पाते, और जिसका नतीजा ये है कि पानी की कमी होने लगी। पानी की कमी, और पानी कितना इम्पोर्टेंट है, हमेशा से ही पानी इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो, इतने छोटे नहीं हो। तो जो पर्शियन टर्म है आबाद, हम कहते हैं ना आबाद रहो, खुश रहो, फलो फूलो, तो ये जो आबाद वर्ड है और आबादी जो वर्ड है, ये दोनों ही शब्द आब वर्ड से आए हैं, और आब वर्ड का मतलब होता है वाटर। पंजाब, पंजाब में भी पीछे आब है, वहां 5 नदियां आती हैं, इसलिए उसको आब बोला जाता था। आज 5 नदियां नहीं है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए हैं, लेकिन पहले 5 नदियां थी। So it was widely believed that rule of just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. तो देखो, पानी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर धर्म में है। हम यहाँ पर पर्शियन लोगों की, मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो माना जाता था कि अगर कोई भी जो राजा है वो इस तरह के काम करवाएगा, टैंक बनवा रहा है, पानी के जहां पर भी पानी प्रिजर्व कर सके ऐसी चीजें कर रहा है, तो वहां कभी अकाल नहीं आ सकता, वहां बारिश होती रहेगी, मतलब फ्लरिश करेगा उनका किंगडम, कुछ इस प्रकार की बात बोली जा रही है, ठीक है। और उनकी सराहना भी होती थी, सराहना, ठीक है, तारीफ होती थी, प्रेज किया जाता था उस सुल्तान को। सुल्तान इल्तुतमिश को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि उन्होंने बड़े रिजर्वॉयर बनाए थे दिल्ली के बाहर, दिल्ली एक कुन्हा, एंड इट वाज कॉल्ड हौज ए सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वॉयर, ठीक है। तो आज के टाइम पर भी हम रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, ठीक है, पानी को हमें बचाना है इसलिए, और पहले से भी लोग ये करते आ रहे हैं, तो इसके लिए ना काफी ज्यादा क्या मिली, तारीफ मिली। तो इस चीज को हम लोग मैप 1 पे देखेंगे, किंग्स रिजर्वॉयर कहाँ है, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। तो अभी आपके पास बुक है, आप देख लीजिए, चैप्टर 3 में पेज 1 पे किंग्स रिजर्वॉयर कहाँ है, जिसको हम हौज ए सुल्तानी भी कहते हैं, दिल्ली के थोड़े आउटर में है ये। रूलर्स फिर देखा गया है कि ऑफन क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन करवाते थे टैंक्स का, रिजर्वॉयर्स का, बड़े छोटे हर प्रकार के, आम जनता के लिए। कई बार ये जो टैंक और रिजर्वॉयर्स होते थे, ये मंदिर, मस्जिद का भी हिस्सा होते थे, ठीक है। आपने देखा था ना जामी मस्जिद वाले, इससे पहले मैंने अभी जो पढ़ाया, किबला समझाया था फिगर 7 में, मॉस्क के पास भी एक टैंक बना हुआ है, और अब यहाँ देखिए ये गुरुद्वारा है, ये भी एक प्लेस है वर्शिप का, और यहाँ पर भी आपको ये पानी दिख रहा है। ये फिगर 8 है, हर मंदिर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, अमृतसर में है, यहाँ पर भी होली सरोवर है, एक पवित्र सरोवर है, टैंक है। तो हर धर्म के लोगों के पास जहां उनकी वर्शिप की प्लेस है, वहां पानी होता है, और इसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। तो अब हमारा एक टॉपिक है कि व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। आपने न्यूज में सुना होगा कई बार, या किसी बड़े के मुंह से सुना होगा, और नहीं सुना तो अब मुझसे सुन लीजिए कि टेम्पल्स को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, मतलब बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा गया। लेकिन ऐसा क्यों, व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।